मैं नसीम अंसारी फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स देखिए, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, JSSC JEE 2021-22 न्यू वैकेंसी 285 पोस्ट। ठीक है, पता चल गया होगा। जूनियर इंजीनियर, हाँ जी हाँ, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है डिप्लोमा वालों के लिए। कोई यदि बीटेक है या बीई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डिप्लोमा, मिनिमम डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से हम लोग सुनते आ रहे थे कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो अब तो लग रहा है कि रियली में नियुक्ति का ही वर्ष लग रहा है। हाँ, एग्जाम 2021 में नहीं हो पाएगा, बट बहुत जल्द एग्जाम भी हो जाएगा, तो ये खुशखबरी है खास करके डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनके लिए। ठीक है, देखिए और एडवर्टीजमेंट संख्या कौन सा है, 6/2021। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए JSSC CGL की जो नोटिफिकेशन आई है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो वो एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2021 था। ठीक है, 5/2021, और ये उसके बाद का एडवर्टीजमेंट है 5/6/2021। किसके लिए? SSC JEE वालों के लिए। ठीक है, JEE जिन्होंने जूनियर इंजीनियरिंग किया है। न्यू वैकेंसी है, 285 पोस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है, मैंने वहां से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, गैदर किया है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का क्या है इंफॉर्मेशन, देखिए क्या न्यू अपडेट है। ऑफिशियल इसका वेबसाइट है jssc.nic.in। ठीक है, वेबसाइट है jssc.nic.in। आप उसमें विजिट करके पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसका ईमेल आईडी क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, jharkhand_ssc@rediffmail.com। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनके लिए ये वैकेंसी है। क्या है? JDLCCE 2021, झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग और इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि और क्या है आगे इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो लोग बहुत ही ध्यान से देखें, और जितना जल्द हो इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, छूटना नहीं चाहिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कलीग हैं, कजन जो भी हैं, ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है और जो भी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं यदि वो फुलफिल कर रहे हैं तो उन्हें भी अप्लाई करने का सजेशन आप दे दें। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, पोस्ट, नंबर ऑफ सीट, पे स्केल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया है। पोस्ट में देख सकते हैं आप, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यानी जूनियर इंजीनियर हिंदी में कहा जाता है कनीय अभियंता। तो कनीय अभियंता, जूनियर इंजीनियर, तो विद्युत से जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से किया है तो उसमें 46 सीट है टोटल। ठीक है, और कैटेगरी वाइज आप उसको देख सकते हैं, वो आप डिटेल में वेबसाइट में जाकर आप उसको देख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ सीट टोटल मिलाकर 46 है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो JEE जो इलेक्ट्रिकल जिनका था उसके लिए 46 सीट है, और JEE जूनियर इंजीनियर कनीय अभियंता असैनिक में यानी सिविल, तो सिविल में 188 सीट है, और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल यांत्रिक, ठीक है, मैकेनिकल से 51 सीट है। अब देखिए, ये पे इसके लेवल 6 है, जो सैलरी जो मिलेगी वो लेवल 6 की पे इसके लेवल 6 का सैलरी है। ठीक है, तो सैलरी क्या है, 35,400 टू 1,12,400, मतलब 35,400 से 1,12,400 सैलरी है। ठीक है, मतलब इसके बीच में है। जिस तरह से एक्सपीरियंस होता जाएगा तो मैक्सिमम सैलरी आप यहां तक ले सकते हैं। और देखिए, जूनियर इंजीनियर जो सिविल है या फिर मैकेनिकल है, सबकी सैलरी सेम है, इसीलिए मैंने डू कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा के साथ साथ याद रखना है, यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल
से ही डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और यदि आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और सेम ब्रांच से बीई या फिर बीटेक जो है, सेम ब्रांच से बीई या बीटेक है, तो वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे का जो भी इंफॉर्मेशन है और कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, चलिए हम उसको देख लेते हैं हम लोग। और स्टूडेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बहुत ही एक खास अपडेट है, एक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट है, जो कि शायद मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा, तो आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या कहा गया है कि डिप्लोमा किसी भी स्टेट से हो, बट 10th झारखंड स्टेट के ही मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या तो जैक हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, झारखंड स्टेट का जो भौगोलिक जो क्षेत्र है, एरिया है, उसी के अंडर में जितने भी 10th जो इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने 10th किया हो वहां से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा जो है वो आप किसी भी दूसरे स्टेट से किए हैं तब भी डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट एक उससे भी एक खास एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, काफ़ी बहुत ही अच्छा अपडेट है, जो कि क्या लिखा हुआ है देखिए। जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, वैसे कैंडिडेट जो झारखंड में रह रहे हैं और यहाँ पर सरकार से उनको रिजर्वेशन भी मिल रहा है और वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे एससी हैं या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, ईटीसी और भी जिस तरह से भी उनको रिजर्वेशन मिलता होगा, और उनके पास वैलिड प्रूफ भी है सरकार के द्वारा। ठीक है, विद वैलिड प्रूफ, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी है, वो जो शो भी कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको रिजर्वेशन इस कारण से मिल रहा है। तो वैसे कैंडिडेट यदि 10th कहीं से भी किए हों फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अपडेट है जो आप लोग एक दूसरे को बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एक रवि करके एक स्टूडेंट है। ठीक है, रवि मेरे एक काफ़ी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है वो रवि। तो रवि, आप मेरे इस वीडियो को यदि आप देखते होंगे तो रवि, आपने मुझे पूछा था कि सर मैं सीबीएसई मैंने कहीं और बाहर से, सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, मैंने कहीं बाहर से मैंने 10th किया था, बट मैं झारखंड का हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इस तरह से आप कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, तो रवि आप देख सकते हैं कि जो लोग जूनियर इंजीनियरिंग के इस फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, तो वो कहीं झारखंड स्टेट से बाहर, आप झारखंड से हैं और आपके पास यदि वैलिड प्रूफ भी है जो कि रिजर्वेशन आपको मिलता है, तो आप 10th कहीं बाहर से भी आप किए हो तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ खास इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम लोग चलिए डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए और कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया है जो कि जानना हमें काफ़ी ज़रूरी है। एज लिमिट के बारे यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, एज लिमिट के बारे यदि हम बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2021। लेकिन आयोग को यदि लगेगा कहीं पर किसी भी तरह का चेंजेज करने का, ठीक है, वेबसाइट में ये मेंशन है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले तो वो कहीं भी चेंज कर सकती है। ठीक है, अब देखिए एज लिमिट जो है, अनरिजर्व्ड हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। ठीक है, ओबीसी यानी ओबीसी में BC1 या BC2 के कोई भी कैंडिडेट होंगे तो 37 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका एज 37 तक यदि है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 2 साल का छूट उनको मिलेगा। और ओबीसी में BC1 BC2 में यदि फीमेल कैंडिडेट है तो 38 तक, ठीक है, यानी 35 से 38, तो 3 इयर्स का यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है, मिलेगा। और SC ST को 40 तक। ठीक है, इसके बाद और कोई यदि फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उनको 10 साल का अलग से छूट मिलेगा, वो जिस कैटेगरी में आते होंगे। अब देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एक अच्छा अपडेट भी है ये कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि JSSC CGL की जो वैकेंसी आई है तो उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR सीट दिया जाएगा। बट ये जो एग्ज़ाम है जो जूनियर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आई है डिप्लोमा वालों के लिए, तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो है CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम
जब आपका ये जैसे जब आप अप्लाई जब आपको होना होगा, उससे पहले आप कोशिश कीजिए कि बहुत सारा ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो फिर यूजर फ्रेंडली जब हम सिस्टम से हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हमारा मेंटेन रहेगा। तो आप ऑनलाइन टेस्ट देना आप शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है कि बहुत सारे अलग अलग चरणों में, बहुत सारे ग्रुप्स में यदि एग्जाम होगा, सपोज एक से ज़्यादा दिन लग जाए एग्जाम में, तो हो भी सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन का जो भी फॉर्मूला है कि किस फॉर्मूला से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है जेएसएससी का, मैंने बताया था jssc.nic.in, वहाँ जाकर आप फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का देख सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग वो चेक किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से फॉर्मूला को यूज करके मार्क्स दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और जो नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो मार्क्स मिलेगा वही फाइनल मार्क्स होगा मेरिट लिस्ट के लिए। और मीडियम जो एग्जाम का होगा वो हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में स्टूडेंट अप्लाई एग्जाम को दे सकते हैं। और आगे का और कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एग्जाम का जो फी है और एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरह का होगा। ठीक है, वो क्या रहेगा। तो एग्जाम फी जनरल एंड ओबीसी के लिए ₹100 होगा, एंड एससी एंड एसटी के लिए, ठीक है, एससी और एसटी के लिए ₹50 होगा, ₹50 होगा। एग्जाम का जो पैटर्न है ये 2 पेपर में होगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट शिफ्ट्स में होंगे, अलग अलग शिफ्ट में होंगे। पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 2 आवर्स के लिए। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे 80 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं इसको ओनली जनरल नॉलेज, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बस उतना ही नहीं समझना है, इसमें और भी सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, इसमें और भी सब्जेक्ट्स आएंगे। देखिए मेरे पास प्रिंट आउट भी है, मैंने प्रिंट आउट भी वेबसाइट से निकाला है। तो देखिए जो सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, तो जो जनरल नॉलेज है सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में नंबर क में लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जिसमें समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, ठीक है, बहुत है, पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास, ठीक है, और राजनीति, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस होंगे खेल खिलाड़ी से, अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड होंगे ये जो 40 क्वेश्चन है। और इसके बाद नंबर क हुआ इसी का जनरल नॉलेज का नंबर क में दिया हुआ था जो मैंने अभी पढ़ा, और ख में दिया मतलब ABCD इस तरह करके है। नंबर बी में है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें मेंशन है, मैंने डिटेल में पढ़ा था कि सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि एक एजुकेटेड पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनको ये नॉलेज होगा। ठीक है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से साइंस के उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि वो उनको आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य गणित है। ठीक है, सामान्य गणित है जिसमें कि एल्जेब्रा से क्वेश्चन रहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से रहेंगे, ठीक है, ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्री से, क्षेत्रमिति से होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हैं, लेकिन सभी 10th लेवल के होंगे, 10th लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मानसिक क्षमता जांच से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग होगा। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम होगा, सिलोजिज्म होगा, ब्लड रिलेशन होगा, इस तरह के एनालॉगी होगा, क्लासिफिकेशन होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपको डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समझ सकते हैं आप लोग। तो ये जो जनरल नॉलेज जो टॉपिक है जो कि कॉमन है, किसी भी चाहे मैकेनिकल के स्टूडेंट हो या सिविल के हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तो उनसे ये कॉमन एग्जाम लिया जाएगा। जो 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के रहेंगे, और जनरल नॉलेज जो मैंने अभी बोला कि मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा,
करंट अफेयर्स होगा, जीके जीएस और साइंस के और कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, तो 40 क्वेश्चन मिलाकर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 120 क्वेश्चन हो गया, 2 घंटे का होगा, ये कॉमन होगा सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। इसके बाद पेपर 2 जो है वो अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स को अलग अलग अपने ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे के लिए होगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट बचे हैं जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था वो तो सबसे लास्ट ही हो गया, छूट ही गया था हम लोगों से। ठीक है, जिसका हम लोगों को वेट है कि जो जानना है कि अरे आखिर अप्लाई कब से करें, 285 पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना है, तो वो उसका डेट ही मैंने मेंशन नहीं किया था, मुझे सबसे पहले वही बताना चाहिए था। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का जो डेट होगा 23 जनवरी से है। ठीक है, 23 जनवरी 2022 से लेकर 22 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 23 जनवरी से 22 फरवरी, 23 जनवरी के 11 बजे दिन से लेकर 22 फरवरी के 12 बजे रात तक, मिडनाइट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो कब तक होगा, तो 25 फरवरी 2022 तक आपको पेमेंट कर देना है। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे और जो उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी लेंगे, तो वो कब तक का है, तो 27 फरवरी 2022 तक आपको ये सब काम कर लेना है। इसके बाद जो करेक्शन, यदि कुछ भी कहीं मिस्टेक हुआ है, एडिट करना हो, करेक्शन करना हो, तो 28 फरवरी 2022 के दिन 11 बजे से लेकर 2 मार्च 2022 के मिडनाइट तक आप करेक्शन कर सकते हैं। वेबसाइट को फिर से ओपन किया जाएगा इस डेट के बीच में। ठीक है, अब देखिए कुछ बस अब 1-2 मिनट का और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे बताना था। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो सिविल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको कौन सा टॉपिक है जो कि आपको देखकर जाना जरूर है एग्जाम में, तो बिल्डिंग मटेरियल्स, इसके बाद एस्टिमेटिंग है, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है उसमें कौन सा टॉपिक आएगा, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन, ये हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है उनके लिए टॉपिक क्या है, देखिए बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट है, एसी फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हो गया, फ्रैक्शनल किलोवाट है, मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, इसके बाद है सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब इसके बाद लास्ट है मैकेनिकल के लिए, तो मैंने सिविल वालों के लिए बता दिया। तो जो टॉपिक मैंने सिविल वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें आप कि बिल्डिंग जो मटेरियल मैंने बोला उसमें इस हेडिंग के अंदर में भी बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, वेबसाइट में फुल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसके सभी टॉपिक्स को आप ध्यान से देख लें। मैंने केवल मैन टॉपिक बोला है। अब इसके बाद मैकेनिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए टॉपिक क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा सिलेबस लग रहा है। थियोरी ऑफ मशीन्स है एंड मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजिन्स, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबसन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, और इसके बाद रैंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम, बॉयलर्स है, क्लासिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन है, फिटिंग्स एंड एसेसरीज है, एयर कंप्रेशर है एंड देयर साइकिल्स। ठीक है, इसके बाद है रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल्स एंड स्टीम टर्बाइंस। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड हो गया, फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर और फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डायनामिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, हाँ, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट बेसिक प्रिंसिपल्स और हाइड्रोलिक टर्बाइंस
और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, और लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। तो स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे से जितना हो पाया मैंने आप लोग को दिया। जो लोग खास करके डिप्लोमा किए हैं या फिर बीई बीटेक के स्टूडेंट हैं, एक दूसरे को शेयर कर दें मेरे इस वीडियो को। और फिर हमेशा की तरह इस बार भी मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा यह वीडियो भी यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं इसी तरह के और किसी अच्छे वीडियो में।